और मायावती की रणनीति पे बात करेंगे। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ अब से कुछ देर में होगा। अभी हमारे साथ स्टूडियो में विमल सिंह जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विमल जी, एक तरफ इंडी गठबंधन, दूसरी तरफ मायावती, और मायावती ने अभी जिस तरीके से आकाश आनंद को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, युवाओं को साधने की कोशिश है, कई और समीकरण भी बना रहे हैं। क्या ये बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए हो सकता है? क्या मायावती बीजेपी का खेल खराब कर सकती हैं? देखिए, मैं पहली चीज़ तो मैं बता देना चाहता हूँ इंडी गठबंधन के बारे में। इंडी गठबंधन रहा ही कहाँ। आप देख रहे थे अभी मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ था तो कमलनाथ जी ने बयान दिया था कि कौन अखिलेश वखिलेश, तो वो तो वहीं टूट गया। सीट बंटवारा को लेकर देखिए, कल जो है अखिलेश यादव जी ने बोला कि इंडी गठबंधन तभी चलेगा जब सीट बंटवारा जो है सारे पार्टियों के मंजूरी से होगा। दूसरी चीज आपने देखा 6 दिसंबर को इंडी गठबंधन का जो है बैठक था दिल्ली में जी। ममता बनर्जी जी कहती हैं कि भाई हमको तो सूचना ही नहीं दिया गया। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारी तबीयत खराब है। हेमंत सोरेन जी जो है पहुंच नहीं पाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इनका गठबंधन रहा ही नहीं, ये जो है सत्ता के लिए आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के लिए राजनीति करती है। हम जो है हमेशा गरीब के लिए, युवाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए, किसानों के लिए काम करने वाले लोग हैं। ये जो है हमेशा सत्ता पाकर जो है और सत्ता का लोभ लेने वाले ये लोग हैं। तो जनता इनको समझती है कि भाई इनसे कुछ होने वाला नहीं है। रही बात कि वीएसपी के बारे में, मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा आकाश आनंद जी को, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, कि जिस तरीके से उनको मायावती ने उत्तराधिकारी बनाया है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि मायावती जी खुद जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अपने हाथों में रखा है, और बाकी अन्य जगह जो है उनको उत्तराधिकारी बना के अन्य जगह अन्य प्रदेशों का नेतृत्व जो है आकाश आनंद जी करेंगे जी। देखिए, इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपने देखा था 2009 की विधानसभा की बात करूं तो 2009 में जो है मायावती ने अपना जो है सरकार बनाया था और 206 सीटें जीती थी। 2012 की बात करूं तो उन्होंने 80 सीटें जीता। तो ये धीरे धीरे घटता जा रहा है। 2017 की बात, जिस समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उस समय जो है मायावती जी के पास 19 सीटें थी। और जब 2022 का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश में मायावती जो कभी जो है प्रदेश का नेतृत्व करती थी, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट है, वो भी मायावती के नाम पर वो चुनाव नहीं जीते हैं। उमा शंकर सिंह जो है काम किए अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, इस वजह से वो चुनाव जीत गए। वो अपने दम पर चुनाव जीते हैं। हाँ। अगर कह दिया जाए अभी तो मायावती के पास कोई भी सीटें नहीं है। जो एक सीट की मैं बात कर रहा हूँ, उमा शंकर सिंह के जो है दम पे, उमा शंकर सिंह ने जो काम किया है अपने जो है विधानसभा की जनता के, उनके दम पर वो चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है। और हम जो है जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे मंत्री या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हम जाते हैं तो ग्राउंड लेवल पे जाके हम लोगों को योजनाओं के बारे में बताते हैं, लाभार्थी हम करते हैं लोगों को। हम सारी योजनाओं का जो है देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा मोटो है, मैं बताना चाहता हूं राजेश जी, वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। और हम अंत्योदय की बात करते हैं। पहली ऐसी पार्टी है जो अंत्योदय की बात करती है। अंत्योदय का मतलब में ये होता है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ इंसान, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका विकास होना चाहिए। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचती है। तो हम जो है इनसे डरने वाले नहीं है। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूं न्यूज़ ऑन इंडिया के जरिए कि हमारा इनसे, देखिए, जब हम जो है जनता के पास डायरेक्ट पहुंच गए तो हम इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। 2019 की लोकसभा की बात करूं तो ये समाजवादी पार्टी और बसपा, ये दोनों का गठबंधन आपने देखा था। आपको मीराबाई गेस्ट हाउस कांड आपको पता होगा, किस तरीके से जो है मायावती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर। आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक थे जिन्होंने जो है डंडा चलाकर जो है मायावती को बचाया था। तो उस चीज को भूलकर मायावती जो है उस पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया जिनके ऊपर उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिनके ऊपर उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया था। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सत्ता पाने के लिए लोग जो है जिस तरीके से नीचे गिर जाते हैं, तो उनसे वो जनता सबको समझती है। हमारी ईश्वर जो जनता है वो सबको समझती है। जनता सब समझती है। हमारे साथ अब श्याम सिंह यादव भी जुड़ चुके हैं, सांसद है बीएसपी के। पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रमेश ठाकुर पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। श्याम जी, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी मायावती जी ने नियुक्त कर दिया। क्या आकाश के जरिए युवाओं को पार्टी की साधने की कोशिश है कि कैसे युवा वोट बैंक को साथ लिया जाए? क्या रणनीति है 24 को लेकर बीएसपी की? देखिए, अच्छी बात है। आकाश एक युवा है, नौजवान है, जोश खरोश है। और अगर कभी आपने सुना होगा तो आकाश आनंद बहुत अच्छा बोलते हैं। और आकाश को बहन जी ने एक कमान सौंप करके युवाओं में
नौजवानों में फिर से नया जोश भरने की तैयारी है। और अभी बहन जी ने अपने पास 2 स्टेट रखे हैं, बाकी में आकाश आनंद जी काम करेंगे और जोड़ेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे और अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करेंगे। मैं समझता हूं कि बहन जी का एक बहुत अच्छा कदम है और आने वाले दिनों में इससे पार्टी को बहुत फायदा होने वाला है। और जब भी अभी आपके हमारे पूर्ववर्ता वक्ता कुछ कह रहे थे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब नारे हैं ना बीजेपी के, सबका साथ सबका विश्वास, समझ रहे हैं नहीं, ये सब एकदम झूठा है, ख्याली पुलाव है। आप देखिए, चाहे यूपी में देखिए, चाहे देश में देखिए, आप एक मजहब के लोग, कुछ जाति के लोग को बीजेपी जितना टारगेट करके विक्टिमाइजेशन कर रही है, और इनके लोग चाहे पार्लियामेंट में कि कुछ भी बोलें, गलत सही, किसी को नक्सल कहें, किसी को उग्रवादी कहें, और इनके लोग गलत लोगों को पास जारी करें, उनका कुछ भी नहीं होता। तो आप समझिए इनके नारे पूरे खोखले हैं। थोड़े दिनों की और बात है, जनता सब देख रही है, समझ रही है, और मैं समझता हूं कि यहाँ से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभी जो 3 राज्यों को इन्होंने जीत लिया है, इससे नैरेटिव बनाने में हैट्रिक की जुड़े हुए हैं। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि 3 राज्य पहले कांग्रेस ने जीते थे, तो बीजेपी ने उसमें करीब करीब 100% पार्लियामेंट्री सीट ले लिया था। और हमको लगता है कि जब इस बार 3 राज्य बीजेपी ने ले लिया है, तो 100% तो नहीं, लेकिन बीजेपी की सीटें, पार्लियामेंट्री सीटें उन तीनों राज्यों में काफी घट जाएंगी, ऐसा मेरा इंट्यूशन है, ऐसा मेरा हंच है। ठीक है, और आप ही की बात पे कमेंट करना चाह रहे हैं विमल जी। विमल जी आप कुछ कह रहे हैं, मैं आता हूं फिर आपके पास। विमल जी देखिए, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जो है वादा करती है, झूठा वादा करती है। देखिए, जनता जो है वो सब कुछ समझती है। अभी आपने देखा 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, जहां पे 3 हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो है एक बहुत प्रचंड जीत हुई है, और 2 राज्यों में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम थी, वहां पे सीटें बढ़ी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जनता जो है जिस तरीके से अपना आशीर्वाद, देखिए जनता के पास अगर हम पहुंचे हैं, जनता हमारे विकास के कार्यों से, हमारे द्वारा जो नीति है उनके कार्यों से, हमारी योजनाओं से खुश है, इसीलिए तो जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है। तो ये जो है हमें मूर्ख नहीं कह रहे हैं, ये ईश्वर रूपी जो जनता जो है हमें चुन चुन के जो भेज रही है, उनको मूर्ख कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता सब कुछ समझ रही है। और रही बात, तो आकाश आनंद जी युवा है, मानता हूं, अच्छा बोलते हैं, मैं मानता हूं, अच्छा तो पप्पू जी भी बोलते हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी जी का, अच्छा वो भी बोलते हैं। लेकिन देखिए, अच्छा बोलने से नहीं होगा, आप ग्राउंड पे कितना पहुंचते हैं और लोगों के पास कितना पहुंचते हैं, ये आपकी बड़ी बात होगी। देखिए, जहां तक मुझे आकाश आनंद के बारे में पता है, वो लंदन से जो है पढ़ के आए हुए। इससे पहले वो पार्टी में जो है अकाउंट्स का काम देखते थे, मतलब जो भी अकाउंट्स के काम होते थे वो इससे पहले वो देखा करते थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी तजुर्बा जो है काफी कम है। और रही बात जो है कि जिस तरीके से मायावती जी का जो अगर देखा जाए ग्राफ है, वो 2009 के बाद धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है। अभी आपने देखा राजस्थान में भी चुनाव हुआ, 2 सीटों पे जो है वीएसपी चुनाव जीती है। अगर इनका टोटल विधानसभा सीटें देखी जाए तो 5 है पूरे देश के अंदर। ये पहले नेशनल पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आपने देखा कि इनका क्या हाल हुआ। ठीक, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राजेश जी, अभी इनको अनुभव लेना है, और अभी युवा हैं, अभी सीखें, अभी बहुत समय है। श्याम जी, जो ग्राफ गिरा है, क्या लगता है आकाश आनंद के जरिए वो ग्राफ पार्टी का उठ पाएगा? वो उस तरीके से भूमिका बना पाएंगे, युवाओं के बीच उस तरह की पकड़ बना पाएंगे? क्योंकि कई तरह के संदेश गए हैं। अभी परिवारवाद को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग परिवारवाद के खिलाफ रहते थे, लेकिन मायावती ने अपने ही परिवार के सदस्य को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। सवाल कई तरह के हैं सर, आपको लगता है वो युवाओं को साध पाएंगे? जो जिस रणनीति के साथ आपने उनको जिम्मेदारी दी है, वो उसको निभा पाएंगे? कि परिवारवाद की बात तो छोड़िए, ये बीजेपी अपने गिरेबान में झांक करके कभी नहीं देखती। आपने देखा कि अभी बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को उधार लेकर के, चाहे वो अपना मिनिस्टर हो, सिंधिया जी हो, चाहे हेमंत शर्मा हो, कितने लोग हैं तमाम जिलों में, ये बीजेपी अभी उधार लेकर के अपना काम चला रही है। और परिवारवाद की जहां तक बात है, तो मैं बता दूं, 66 ऐसे परिवार हैं बीजेपी जो कि मतलब परिवार डायनेस्टीज, दूसरी पीढ़ी उसमें उनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है।
और अगर जबकि बीजेपी का शासन केवल 5 साल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय था और 9.5 साल यहाँ हुआ है। अगर ये 70 साल होते तो इनकी बीजेपी की जो है वो अभी तक 5-5 पीढ़ियां डायनेस्टिज्म होती। ये अपने गिरेबा में झांक के नहीं देखते कि इनमें कितना परिवारवाद है। और कहिए तो मैं अभी बताना शुरू करूं कि कितने लोगों को, लिस्ट लंबी है परिवार, लेकिन हर चीज ये जो है अपनी नहीं देखते, दूसरों की कहते हैं। अपनी तो पार्लियामेंट तक में हमला करवा देते हैं। देखिए यहाँ रोकना चाहूंगा मैं, देखिए राजेश जी यहाँ रोकना चाहूंगा। देखिए जांच का विषय है और इसको जांच के ऊपर ही रहने देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने हमला नहीं कराया है। देखिए श्याम सिंह यादव जी, आप एक वरिष्ठ जगह पे बैठे हुए हैं, आप सांसद हैं, आप एक संवैधानिक जगह पे बैठे हुए हैं, एक संवैधानिक जगह पे बैठे हुए आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। आप बताइए ये कहाँ का न्याय है? ये चलेगा नहीं, ये बहुत दिन लंबा नहीं चलने वाला। ठीक है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहूंगा विमल भाई, क्योंकि मैं चाहता हूं कि चर्चा डिरेल ना हो। नहीं, ये किस तरीके की चर्चा हो रही है आपके प्रोग्राम में? इस तरीके का चर्चा होगा तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है श्याम जी, मैं उस पर चाहता हूं आप इस तरह की कमेंट ना करें, क्योंकि देखिए जरूर उस पर जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। एक छोटा सा कमेंट अगर आप विमल करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे पीयूष जी के पास भी जाना है और देखिए रमेश जी भी हमारे। देखिए मैं पहली बात तो इनको कह देना चाहता हूं, जो परिवारवाद वाली पार्टी देखिए है ही परिवारवाद वाली पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी में देखिए कार्यकर्ता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, राष्ट्र का पूरा प्रदेश पार्टी का जो है पूरा संभालता है, बागडोर संभालता है। आप देखिए कि जो है अभी 3 जो है प्रदेश में जो है हमारे सीएम बनाए गए। कौन सीएम है? मोहन यादव एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो है कार्यकर्ता रहते हुए आज प्रदेश का जो है भूमिका निभा रहे हैं, नेतृत्व चला रहे हैं। विष्णुदेव जी एक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जो ग्राउंड से उठे हुए हैं। भजन लाल जी जो एक कार्यकर्ता है, इन तीनों लोगों को सीएम बनाया गया। और तीसरी चीज देखिए, आपका न्यूज वन इंडिया एक बड़ा चैनल है, एक नेशनल चैनल है, इसको बहुत सारे लोग देखते हैं। और अभी हमारे साथ जो सांसद जुड़े हुए थे, एक संवैधानिक पद होता है, सांसद का एक पद जो होता है वो संवैधानिक होता है। तो इस पद पे रहते हुए इस तरीके का बयान देना, तो मैं इनको समझता हूं कि इनकी ये मूर्खता है कि आप इस चैनल पे बैठ के और आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमला कराई है संसद में, तो बहुत गलत बात है। देखिए किसी को मूर्ख कह रहे हैं, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। देखिए आप जो है कोई नहीं हो सकता। देखिए वो देश की सुरक्षा के साथ बीजेपी से सीखे हो, सत्ताधारी से, आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं हो सकता। आपकी ऐसी जुबान है, आप यहाँ बैठने आपकी जुबान तो बहुत अच्छी है, आप सांसद हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप बोल रहे भारतीय जनता पार्टी ने हमला कराया है। ये देखिए ये जांच का विषय है, ये कोर्ट में न्यायिक हिरासत में उनको 7 दिन के लिए भेजा गया है, वो सारी चीजें सामने आएंगी। आपने देखा ओम बिरला जी ने, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी कल बोला था कि इस पे टिप्पणी नहीं और इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए, ये नेशनल सुरक्षा का विषय है और इसको उस तरीके से देखा जाना चाहिए। लेकिन विमल जी देखिए, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, भाषा की मर्यादा रखें। देखिए वो भी हमारे लिए सम्मानीय है, आप भी हमारे लिए सम्मानीय है। इतनी निजी टिप्पणी ना करें कि एक दूसरे को इस तरीके से राष्ट्रीय चैनल पे आप लोग इस तरह से चर्चा के स्तर को ले। जैसे बीजेपी का सांसद किसी को नक्सली कहता है, वो कहता है वो उग्रवादी कहता है, उसकी भाषा सीख रहे हो तुम। श्याम जी बिल्कुल, मेरी आप दोनों से अपील है, भाषा की मर्यादा रखें। इस तरह का स्तर ना इसको मना करिए, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जी। ये अपोलोजाइज करे। ये इसकी क्या डिग्री है, क्या पढ़ा लिखा है, दूसरे को मूर्ख कहता है। बीजेपी का प्रवक्ता बन गया तो कोई इसको लाइसेंस बन गया क्या, मिल गया कुछ कहने का है? हमसे बहस करो हमारे सामने आकर के, आपके साथ ही मैं बहस कर रहा हूं, बताऊंगा। और इसको दर्शक भी देख रहे हैं, कौन कितना गलत टिप्पणी किया है यह हमारी जनता भी जानती है। हम आपको मूर्ख नहीं कह रहे हैं, हम आपको मूर्ख नहीं कह रहे हैं। आपने जो शब्द कहा ना, उससे आपकी चीजों को दर्शाता है कि आप जो है बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने हमला कराया है। अरे ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इसमें जो है सारी जो है संस्थाएं कार्य कर रही है कि भाई कौन थे ये लोग, कहां से आए थे लोग, ये सारी जांच का विषय है। आप इस पे बार बार टिप्पणी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को रोजगार दे रही है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी किसानों को उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश के अंदर खुशहाली ला रही है, भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश के अंदर जो है सड़कें बना रही है। लेट करने में कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसीलिए हमारे देश के जो यशस्वी, हमारे देश के जो ईश्वर की जो जनता है, हमें बार बार सेवा करने का मौका दिया है। महिलाओं का अभी उत्तर
उत्तर प्रदेश में जो है 37 साल बाद जो है इतिहास दोहराया है कि कोई मुख्यमंत्री इतना अच्छा काम किया है कि वहां की जनता ने उनको दोबारा सिरमौर बनाया है और दोबारा नेतृत्व करने का जो है कमान दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आपके तरह जो है आपके तरह ढिढोसले वादे नहीं कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। किसका ग्राफ घट रहा है वो हमारे जो ईश्वर दर्शक देख रहे हैं, महिलाओं का आरक्षण हो गया होता। सबसे बड़ी विलेन ये भारतीय जनता पार्टी है। महिलाओं के आरक्षण में, महिलाओं को सम्मान देने में, महिलाओं को सम्मान दिया गया है और इसी पार्टी ने सम्मान दिया है। आप देखिए जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब एनसीआरबी का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध हुआ है। और उसके बाद अगर मैं बताऊं, आप देखिए, मैं देश की बात कर रहा हूं, पहले जो है मुस्लिम जो लोग थे, मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, वो अपनी पत्नी को तलाक जो है कह के उनको तलाक दे देते थे, लेकिन उस पर कानून बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो महिलाओं का सम्मान, बेटी बचाओ योजना जो है मैं कहना चाहता हूँ कि महिलाओं का सम्मान जितना भारतीय जनता पार्टी करती है उतना कोई नहीं। वापिस मुद्दे पे आते हैं। क्या आकाश आनंद के जरिए बीएसपी की क्या रणनीति आपको नजर आती है और क्या उनके जरिए युवाओं को वो साथ पाएंगी? क्या युवा आकाश के नाम पे बीएसपी के साथ आ पाएगा? बीएसपी की रणनीति बहुत अच्छी है। बीएसपी अपनी तैयारी कर रही है। बीएसपी आने वाले दिनों में कमाल करेगी। बीएसपी अपना धाक और प्रभाव जमाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पीयूष जी से मेरा सवाल था, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। पीयूष पंत जी, आवाज मिल रही है सर आपको? मिल रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, मैं अभी सुन पा रहा हूँ पीयूष जी। नहीं, देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दी है। मुझे नहीं लगता, अगर आप तत्कालीन अगर देखें आप तो जो चुनाव हुए हैं 4 राज्यों के, उसमें क्योंकि उसका जिम्मा तो क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तो थे नहीं उसमें शामिल, लेकिन तो वो उनके भतीजे जो है कि आकाश आनंद को के ही जिम्मे थे, और उसके पहले 2019 में भी उनको कोऑर्डिनेटर पार्टी का बनाया गया था। तो बहुत अच्छे परिणाम होते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन चारों राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो घटा है, सीटें भी, वोट प्रतिशत भी घटा है, लगभग आधा हो गया है 2018 की तुलना में। तो अभी तत्काल अगर देखें तो बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। न वो कहीं ये है कि कुछ युवाओं के बीच में कुछ इस तरह की कार्यशालाएं लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या उनके बीच में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या उनके लिए कोई किसी तरह का प्रोग्राम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि उसको बीएसपी को तत्काल जो है उससे कोई उनसे कोई जो फायदा हो सकता है। अगर वो सक्रिय होते हैं, अभी समय तो कम है अब लोकसभा के लिए, तो लेकिन अभी भी होते हैं और स्टैंड क्लियर करते हैं, क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्योंकि वो कहीं ये ना हो जाए कि खेल बिगाड़ दे पूरा और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए 2024 में। तो ये तमाम चीजों पर जल्दी से जल्दी उनको ये तय करना होगा, नीति स्पष्ट करनी होगी और युवाओं के लिए कार्यक्रम देना होगा, उनको जोड़ना होगा। देखिए, जो युवा जो है लगातार वो है अब जो है कि कांशीराम ने और मायावती ने शुरू के सालों में, जब मायावती आई थी तो काफी काम युवाओं को एक उम्मीद दिखाई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है उनसे नाउम्मीद होती गई है। बसपा से जो है युवा जो नाउम्मीद होते गए हैं उनको लेके। मायावती का स्टैंड कभी क्लियर नहीं रहा है। वो लगातार पिछले कुछ समय से तो वो लगातार ऐसा लगता रहा कि वो बीएसपी को ही, वो बीजेपी के ही को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतने उनके रेड हुए हैं उनके भाई के ऊपर और ईडी के और इसके उससे कहीं डर गई हैं वो। तो इन सब को दूर करना होगा, उनको अपनी नीति स्पष्ट करने की, मायावती जी को भी और जो है कि आकाश है उनको भी एक बताना पड़ेगा और एक्टिव होना पड़ेगा। फिलहाल आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे कोई ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये अगर एक्टिव हो जाते हैं और अपना नजरिया साफ करते हैं, और खासकर की जो महागठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, उनके साथ ये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उससे तस्वीर और साफ हो सकती है कि इनकी समझ और साफ हो सकती है। रमेश जी, आपको क्या लगता है इस रणनीति के क्या मायने हो सकते हैं? आकाश आनंद के जरिए किस तरह का संदेश मायावती ने देने की कोशिश की है? देखिए राजेश जी, कोई भी पार्टी होती है, नीचे की जो पीढ़ी होती है उनके ऊपर दामोदार होता है, और उस कड़ी में आवाज आ रही है मेरी? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। उस कड़ी में मायावती ने भी आगे कदम बढ़ाया है। एक आरोप लगता है कि परिवारवाद होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। तो मुझे लग रहा कोई ऐसी पार्टी है नहीं जो उससे अछूती हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है।
अगर आप कोई अधिकारी हैं तो कोशिश करेंगे कि आपका बेटा भी ऑफिसर बने, किसी रैंक में जाए। तो पॉलिटिकल पार्टी वाले भी अगर उनकी नीचे की जो पीढ़ी है वो राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति करना चाहें, इसमें मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। खैर, मुद्दा ये है कि जो इनके जो भतीजे हैं, इनको पार्टी की कमान सौंपी जा रही है, उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है। देखिए, राजनीति एक अलग दिशा की चल चुकी है और बसपा की जहां तक बात है, 2014 से पार्टी बहुत निष्क्रिय है। कई सारे चुनाव हो गए उत्तर प्रदेश में, 17 का भी हुआ, 22 का भी हुआ और कई सारे उपचुनाव हुए, उसमें इनकी पार्टी के उम्मीदवार भी नहीं खड़े हुए। तो जो जनाधार जो उनका 20-22% हुआ करता था, सर्टिफाइड कहते हैं कि दलित जितना भी वोटर उनके साथ में जुड़ा हुआ है, उसमें मुझे लग रहा है 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सेध लगा दी है। काफी सारा इनका जो एक वोट कैटर होता था वो शिफ्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। अब फिर 22 में भी वही हाल हुआ। अब 2024 के जो चुनाव की जो गणित जिसपे हम लोग डिस्कशन चर्चाएं जो आम हो चुकी हैं, इसमें मायावती क्या कर पाती हैं, इनके आने वाली पीढ़ी जो क्या कर पाती है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी आप खुद देखो, बड़ी बड़ी जो धुरंधर पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो जाए, सपा हो जाए, कोई हो जाए, तो वो भारतीय जनता पार्टी की फाइट नहीं कर पा सामने मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, विशेषकर मोदी के लिए। तो ये लोग अभी लगता नहीं है, देखो इनको परिपक्व होने की जरूरत है। अभी ये मान के चल लो 9th का एग्जाम इन्होंने पास करा है, अभी 10वीं परीक्षा जो बोर्ड की परीक्षा है वो बाकी रह गई है। और बोर्ड की परीक्षा कब होगी? वो 2024 के चुनाव में तय हो पाएगी। उसमें क्या कर पाते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की जिस तरीके से मिश्रा जी ने बहुत अच्छा एक पूरा चक्रव्यूह बनाया था, सारे जातियों को एक मंच पे लाके उन्होंने जोड़ा था, बसपा को आगे बढ़ाया था, वैसा दमखम अब दिखता नहीं है कि बसपा वैसा कर पाए। क्योंकि कई बयानात मायावती के बीच में आपने देखे होंगे और उसमें ये लगता है कि पार्टी जो है जैसे चल रही ठीक है, चलने दो। हाँ। यही उनके सामने चीजें निकल के आ रही हैं। और बड़े ऐसे मामले हुए हैं देश में अब तक, प्रदेश में ऐसा, वहां पे उन मुद्दों पे मायावती विशेषकर उनकी पार्टी के नेताओं की चुप्पी लोगों को अखरती है। कई दलितों के साथ में अत्याचार हुआ, उसमें मायावती सामने नहीं आई। उनका कोई डेलीगेट वहां पे किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास या नेता के पास ये कहने नहीं गया कि हमें मांग इसकी उचित न्याय मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजों को जनता देख रही है। अब जनता देखती है कि जब हमारा कोई अगुवाई करने वाला नहीं है, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है, हाँ। तो क्यों ना हम भाजपा के पास चले जाएं, क्यों ना हम सपा के पास चले जाएं। कमोबेश इनकी पार्टी में वैसा ही हो रहा है। अब चीजें अब आगे बनती हैं, बिगड़ती हैं, वो तो देखने वाली बात है। अब राजनीतिक घटना इतनी तेजी से घट रही हैं, चुनाव आते हैं, हम आप लोग समीक्षा करते हैं कि फला जो राज्य है वो तो फला पार्टी के पास चला जाएगा, लेकिन जब ईवीएम का पिटारा खुलता है हाँ। तो सब सामने होता है। तो इसलिए अब राजनीतिक तौर पे प्रेडिक्शन करना मुझे लग रहा थोड़ा जल्दबाजी होगा और बचकाना हरकत भी मैं इसको कहूंगा। ठीक है, लेकिन आने वाला समय है, चुनौतियों भरा है आपके पास में, कोई दो राय नहीं। ठीक है श्याम जी, चूंकि सामाजिक बैठकों के जरिए भी जातियों को जोड़ने की आप लोगों की प्लानिंग है, तो अब हर तरह का समीकरण आप लोग बना रहे हैं कि कैसे 24 में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, और एकला चलो का भी इस बार आपका एक है कि अकेले ही जाना है। देखिए, दिस इज नॉट द फाइनल डेट टू इंक्लूड एनी पार्टी इन सम अलायंस। अभी तो और भी तेल देखिए, तेल की धार देखिए, पहली चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरी, ये जातीय समीकरण सभी पार्टियां अपना अपना करती रहती हैं, इसमें सबसे आगे बीजेपी पार्टी है। आप देखते हैं जब सेंट्रल मिनिस्टर बनते हैं तो खुलेआम मोदी जी, प्रधानमंत्री जी डिक्लेयर करते हैं कि 27 ओबीसी को मिनिस्टर बना दिया। और जो भी अभी आप अखबारों में रोज पढ़ रहे होंगे कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बनाया गया वो सब जाति समीकरण को ध्यान में रख करके बनाया गया। और हर चीज, चाहे टिकट देने की बात हो, चाहे पार्लियामेंट में टिकट देने की बात हो, चाहे असेंबली में देने की बात हो, हर चीज में बीजेपी का ध्यान सबसे ज्यादा जातिवाद पर रहता है। जातिवादी समीकरण को अपना ठीक करके सत्ता के बल पर एन केन प्रकार वो कायम रहना चाहती है। विमल जी, देखिए राजेश जी, मैं इनकी बातों का खंडन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी जात और धर्म की राजनीति नहीं करती है। हमारे जो है सिर्फ 4 जातियां हैं हमारे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए सिर्फ 4 जातियां हैं।
गरीब, किसान, नारी शक्ति और युवा, उनके लिए कैसे कार्य किया जाए ना, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचती है। ये बीएसपी की बात करूं, सपा की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, ये हमेशा जो है जाति की और धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे लिए जो है जातियां, गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति, उनका कैसे उत्थान हो सके, उनको कैसे हम आगे बढ़ा सके, इसके बारे में हम सोचते हैं। तो हमारी जातियां यही हैं। दूसरी बात, भाई साहब, हम आपकी बात बिहार की जाति जनगणना और सुनिए ना भाई साहब, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, सुनिए, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आपके साथ मुझे लड़ाई नहीं करना है और ना ही मुझे इस तरीके से डिबेट करना है। आप अपनी गरिमा को बना के रखिए, आप एक सांसद हैं, आप एक गरिमा को बना के रखिए, मुझे आपके साथ बहस नहीं करनी है। आपका जब समय था आपने बोल लिया, हमारा समय हमको बोलने दीजिए। विमल सिंह तो मेरा नाम है। हाँ, दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए 2000 अभी ये बात कर रहे थे कि हम जो है इंडी गठबंधन की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे हम अकेले चल रहे हैं और अकेले अच्छे से चलेंगे, चुनाव लड़ेंगे। चलिए भाई साहब, अकेले तो आप 2017 में भी चल रहे थे, 2022 में भी चले गए थे। 2022 में जब चले तब भी आप अकेले रह गए विधानसभा यूपी के अंदर। मैं बात करूं तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जो है विकास की राजनीति करती है। हमारे लिए ना जात, ना हमारे लिए धर्म, ना हमारे लिए जो है किसी तरीके कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है। हमारे लिए सिर्फ एक चीज होता है कि हम कैसे जो है ग्राउंड लेवल पर पहुंचे और उस आदमी का जो विकास से वंचित था 2017 से पहले, उत्तर प्रदेश की बात करूं या 2014 से पहले देश की बात करूं, तो उसका कल्याण कैसे हो, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, श्याम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। श्याम जी, भारतीय जनता पार्टी का अगुआ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जितनी चीज कहते हैं अपोजिशन पार्टीज के लिए, सब उन पर लागू होती है। आपको दिख नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए धर्म की राजनीति करती है और धर्म की राजनीति से नकारते हैं? ये आम आदमी जानता है, आप इसको सर्वे करा के देख लीजिए। लेकिन इस समय चलिए, धर्म का भी नशा लोगों पर चढ़ा हुआ है। कोई चीज नशा बहुत दिन तक नहीं चढ़ता किसी चीज का, ये भी दिन नहीं रहेगा। दिस डे विल आल्सो कम टू एन एंड, मैं कहना चाहता हूं। और वो भी जमाना था जब आप विकास की राजनीति करते थे, दो से थे, और कहां से दो थे और कहां से कहां बढ़ गए। ये सब वक्त के साथ हालात में फर्क हुआ करता है, इसको समझना चाहिए। आज आप जिस एरोगेंसी से आगे चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा आप चल पाएंगे और जनता आपको एक न एक दिन उठा करके पटक देगी। विमल जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूं 1984 में भारतीय जनता पार्टी 2 लोकसभा सीट पे थी। आज भारतीय जनता पार्टी देखिए पूरे देश में जो है अपना एक बहुमत लेकर जो है 17वीं लोकसभा में अपना जो है सरकार बनाई हुई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये तो जनता तय करेगी ना। ये आप बैठ के टीवी पे या मैं बैठ के टीवी पे या राजेश जी अपना टीवी पे नहीं दिखा सकते हैं। आपने देखा अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ था, रिजल्ट तो आपके सामने है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कहा जाता था कि आजमगढ़ जो है वो अखिलेश यादव जी का गढ़ है, मुलायम सिंह का गढ़ कहा जाता था। मैं रामपुर की बात करूं, आजम खान का गढ़ कहा जाता था। लेकिन आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की है। वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर काम किए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। देखिए, हम टीवी पे बैठ के हम सबको जिता सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कौन कितना है ना, इसको देखना पड़ेगा हमें। भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव हारती है या चुनाव जीतती है, हम चुनाव हारते भी है ना तो हम उसे सीख के उसी दिन से जो है हर जगह पे अपना फिर लग जाते हैं। हाँ। जैसे आपने देखा हिमाचल प्रदेश की बात करूं, हाँ। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 0.99% से जो है चुनाव हारा था। हाँ। लेकिन आपने देखा उसी दिन आत्ममंथन किया, हमने विश्लेषण किया कि हम चुनाव क्यों हारे और क्या वजह थी कि हम उससे चुनाव हार गए। तो हम वहां पे दोबारा जो है काम करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन ये क्या करते हैं, ये चुनाव हार गए तो भी ठंडे बिस्तर पे आराम से सो जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर क्या है कि हमारे कार्यकर्ता जो है उस चीज हर को वक्त चुनाव की तैयारी आप लोग करते रहते हैं। ठीक है, इस पे चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के उस पार भी अभी सवाल कई हैं मायावती की रणनीति को लेके, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने को लेके। जब आप तलाशेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे।